नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए अप्रैल मंथ में थर्ड वीक में जो करंट अफेयर बना है उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर करंट अफेयर के स्टैटिक पार्ट और साथ साथ जो करंट अफेयर है उसकी डिटेल जानते हुए चलेंगे कि वो इवेंट क्यों हुआ, जो करंट अफेयर है क्यों बना। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, चाहे वो इंटरनेशनली करंट अफेयर हो, नेशनली करंट अफेयर हो, स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर हो, या फिर कोई और रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेज हों या फिर अपॉइंटमेंट, सारे करंट अफेयर यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। चलिए बात करेंगे यहाँ वीडियो की। लेकिन अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि पहला एक स्टेट बना है केरल, जो कि वाटर बजट को लॉन्च कर चुका है। क्या होता है वाटर बजट, इन सब की चर्चा होगी। हुरून ग्लोबल के द्वारा यूनिकॉर्न की लिस्ट जारी की गई, तो भारत की क्या रैंकिंग है इसमें, इसकी बात होगी। इंडियन एयर फोर्स की पहली फीमेल ऑफिसर हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, दीपिका सिंह, इनकी बात करेंगे। साथ साथ स्पेस एक्स ने एक टेस्ट किया जो कि अनसक्सेसफुल रहा, उसकी बात होगी। और नागालैंड जहां पर पहला मेडिकल कॉलेज बना, वहां पर भी बात करने वाले हैं। तो सारे टॉपिक को हम यहां पर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है सैली सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैली सिंह एशियन गेम्स में क्वालिफाई कर चुकी हैं और ये भारत की ऐसी जंपर बनी है, ऐसी लॉन्ग जंपर बनी है जिन्होंने सबसे सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड अब इनका है, ध्यान रखिएगा। इनसे पहले अंजू बॉबी जॉर्ज जो कि इनकी मेंटर रही हैं, और अब इन्होंने अंजू बॉबी जॉर्ज का रिकॉर्ड तोड़कर सैली सिंह बन गई हैं सेकंड हाईएस्ट फीमेल लॉन्ग जंपर। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इनका जो बेस्ट है वो 6.76 मीटर का है और सेकंड हाईएस्ट लॉन्ग जंपर है, और साथ साथ एशियन गेम्स में ये क्वालिफाई करी हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया कि अब इनका टारगेट ओलंपिक के लिए होने वाला है, जो कि 2024 में फ्रांस में होगा। ये आप देख सकते हैं सैली सिंह को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन, इसके द्वारा मेडिकल संस्थाओं पर नज़र रखी जाती है। साथ साथ उनके नंबर ऑफ सीट्स जितनी है उसको डिफाइन किया जाता है, वहाँ रिजर्वेशन दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, सारी इंफॉर्मेशन एनएमसी के द्वारा ही किया जाता है। तो एनएमसी ने अभी अप्रूव किया है नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज। ध्यान रखिएगा, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, 1963 में आसाम से टूट करके बना था। इसकी बाउंड्री म्यांमार को टच करती है, इंटरनेशनल बाउंड्री, और अब इसको पहला मेडिकल कॉलेज मिला है। करीब करीब आप ये कह सकते हैं 50 साल से तो ऊपर हो चुका है, हाँ 50-60 साल से ऊपर हो चुका है, और उनको अब जाकर पहला कॉलेज मिला है। तो एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा इनको ये अनाउंस किया गया कि अब इनका ये पहला मेडिकल कॉलेज होगा, जिसका नाम नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च रखा गया है। ये कैपिटल, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में अवेलेबल है। इसमें 100 सीटें होंगी। जून जुलाई के बाद से इसमें एडमिशन होने शुरू हो जाएंगे। एमबीबीएस की सीटें 100 होंगी, जिसमें 85 सीटें वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होंगी, और 15 जो सीटें होंगी, 15 जो सीटें होंगी वो अदर स्टेट के स्टूडेंट इसको यूज़ करेंगे, मतलब उनके लिए रिजर्व रहेंगी। ये नॉर्मल हर कॉलेज में होता भी है। तो नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज अप्रूव किया गया एनएमसी के द्वारा। अब यहाँ पर नागालैंड की बहुत ज़्यादा हमने बात की, आप तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। पहला मेडिकल कॉलेज, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। नेफ्यू रियो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और नॉर्थ ईस्ट मैंने आपको बता दिया, म्यांमार के साथ इसकी बाउंड्री इंटरनेशनल टच होती है। अगला क्वेश्चन, स्पेस एक्स जिसने अपना एक स्टारशिप का यूज़ करके, एक मिशन है इनका, स्टारशिप का यूज़ करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट रॉकेट एक्सप्लोडेड ड्यूरिंग द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट, जो इनकी लार्जेस्ट रॉकेट है उसके माध्यम से ये पहला टेस्ट फ्लाइट करने वाले थे, लेकिन वो फेल हो गया। ध्यान रखिएगा, ये 120 मीटर जाने के बाद इसको मतलब इसमें कमी आ गई, जिसकी वजह से वहीं पर फट गया। ध्यान रखिएगा, स्पेस एक्स
नेक्स्ट जनरेशन इन्होंने डेवलप किया था एक रॉकेट जिसका नाम स्टारशिप रखा, वर्ल्ड का बिगेस्ट रॉकेट था और इसकी पहली फ्लाइट अब ख़राब हो चुकी, टेक्सास से इन्होंने टेस्ट किया था। ठीक है, यहाँ पर ये करना क्या चाहते थे, ये रीयूजेबल मीथेन ऑक्सीजन स्टैग्ड कंबशन इंजन का यूज़ कर रहे थे। मतलब एक बार अगर आप रॉकेट का यूज़ कर लेते हैं तो रीयूजेबल नहीं रहता, लेकिन ये रीयूजेबल बनाना चाहते थे। अभी पहला इनका टेस्ट था वो फेल हुआ है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल व्हीकल था ये, जो कि इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। स्पेस एक्स की बात करें तो स्पेस एक्स को 2002 में फाउंड किया गया था इलॉन मस्क के द्वारा, और इनके द्वारा 30 मई 2020 को 2020 को इनके द्वारा 2 एस्ट्रोनॉट भेजे गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ये ध्यान रखिएगा। और इनके द्वारा बहुत सारे काम और भी किए जा रहे हैं, वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसरो ने PSLV C55 मिशन के माध्यम से सिंगापुर की 2 सैटेलाइट्स को भेजा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंगापुर की 2 सैटेलाइट है। ये जो मिशन था ये कमर्शियली किया गया था, मतलब पैसों के लिए किया गया था। इसमें टोटल वैसे तो 9 सैटेलाइट्स भेजी गई हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट है सिंगापुर की। सिंगापुर की जो सैटेलाइट्स हैं, सिंगापुर में जो बनी हुई 2 सैटेलाइट्स हैं, उनका यूज़ ऑब्जर्वेशन के लिए किया जाएगा। मतलब वहाँ की बाउंड्रीज़ को ऑब्जर्व किया जाएगा, मौसम की ऑब्जर्वेशन होगी, और वहाँ के वाटर, लैंड, इन सब की ऑब्जर्वेशन, सिंगापुर की ऑब्जर्वेशन के लिए इसको उन्होंने भारत की जो स्पेस एजेंसी है उसके माध्यम से भिजवाया है। भारत की स्पेस एजेंसी को चूज़ करने का मेन मकसद, क्योंकि कम पैसों में ये जो सैटेलाइट्स हैं उनको प्रक्षेपित कर देता है, उनको लॉन्च कर देता है। अब ये जो लॉन्चिंग हुई है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा में अवेलेबल है, उस सेंटर से हुई है। नॉर्मली उसी सेंटर से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही भारत का जो इसरो है वो लॉन्चिंग करता है। ठीक, यहाँ पर बात करें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C55 मिशन की, तो ध्यान रखिएगा ये 57वीं इनकी 57 नंबर की इनकी ये जो मिशन था, और लेकिन C55 मिशन के नाम से इसको सेंड किया गया है। याद रखेंगे इसमें जो ये 2 सैटेलाइट्स थी, पहली 741 किलोग्राम की थी और दूसरी 16 किलोग्राम की थी, और सिंगापुर की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। आगे बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसे फाउंड किया गया था। ये भारत की स्पेस एजेंसी है। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये अपने स्पेस में रॉकेट्स को सेंड करता है, भेजता है। बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है और एस सोमनाथ जी इसके चेयरमैन हैं। फाउंड किया गया था विक्रम साराभाई के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कर्नाटका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अपने यहाँ पर लॉन्च करने के साथ साथ इम्प्लीमेंट करने में बेहतर परफॉर्मेंस किया है बाकी सभी राज्यों के कंपेयर में, इसीलिए इसको अवार्ड दिया गया 2023 में 2022 के काम के लिए। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक जिसको नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए, कि इन्होंने जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से किया। इसमें एग्रीकल्चर में जो किसानों को एग्रीकल्चर करने के लिए लोन्स वगैरह चाहिए होते हैं वो इनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया, और इसके लिए इन्होंने बेहतर काम किया। अगर इनकी अमाउंट की बात करें तो 687 करोड़, लगभग 687 करोड़ रुपया इन्होंने सेटल किया 5.66 लाख फार्मर्स का। कर्नाटका इसलिए भी ज़्यादा चर्चाओं में रहेगा क्योंकि इसी साल इसके यहाँ पर चुनाव भी है जो स्टेट असेंबली का, इसीलिए रेगुलर आपके चर्चाओं में रहने वाला है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के बसवराज एस बोम्मई है और गवर्नर यहाँ के थावरचंद गहलोत है। कैपिटल बेंगलुरु है कर्नाटका की, जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है बेंगलुरु, इसीलिए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, कौन? दीपिका मिश्रा पहली वुमेन बनी है जिनको इंडियन एयरफोर्स, पहली वुमेन ऑफिसर बनी है इंडियन एयरफोर्स की जिनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, गैलेंट्री अवार्ड इनको 20 अप्रैल को रिसीव हुआ,
जो इस समय पर 27 नंबर के चीफ है हमारे इंडियन एयरफोर्स के वी.आर. चौधरी के द्वारा, विवेक राम चौधरी जी के द्वारा। 27 नंबर के हैं, नंबर भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। यहाँ पर इनकी बात करें दीपिका मिश्रा की, तो राजस्थान बेस्ड हेलीकॉप्टर पायलट है और इनको वायुसेना मेडल प्राप्त हुआ और पहली ऐसी फीमेल बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में जो मध्य प्रदेश में हुआ था उसमें इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, इसीलिए इनको ये मेडल दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है दीपिका मिश्रा। ध्यान रखिएगा, दीपिका मिश्रा पहली इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर बनी है जिनको गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असम और अरुणाचल प्रदेश जिसने अपना जो बाउंड्री डिस्प्यूट था उसको ख़त्म करते हुए अमित शाह जी की प्रेजेंस में अपने उस डिस्प्यूट को ख़त्म कर दिया है। इनका जो डिस्प्यूट था 123 मतलब 123 विलेज के लिए था और अब उनकी उनकी बाउंड्रीज़ को सेटलमेंट किया गया केंद्र सरकार के बीच में इन्वॉल्व होने के बाद। और अब आगे चलकर ये दोनों स्टेट कभी भी किसी और विलेज की मांग नहीं करेंगे, इनसे साइन वगैरह करा लिए गए हैं और अब यहाँ से इनका डिस्प्यूट ख़त्म है। लेकिन बेनिफिट इसलिए है क्योंकि असम में भी बीजेपी की सरकार है और अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी के सपोर्ट से सरकार बनी हुई है, जिसकी वजह से एग्रीमेंट कराने में आसानी हुई और 21 अप्रैल को ये एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ कि बाउंड्री ऑफ डिस्प्यूट को ख़त्म किया जा रहा है। और अगर बात करें जो ये डिस्प्यूट है इसके लिए असम सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका था और कि अरुणाचल प्रदेश पर एक्शन लिया जाए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जब स्टेट बना 1987 में, उसके बाद से वो कुछ गाँव को क्लेम कर रहा था कि ये गांव हमारे उस पर आने चाहिए थे। उसके बाद जो डिस्प्यूट था वो चलता गया, सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर गया, लेकिन अब फाइनली इसको डिसॉल्व कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे और ये याद रखिएगा 21 अप्रैल 2023 को किया गया क्योंकि असम और मेघालय के बीच में भी जो बाउंड्री डिस्प्यूट था उसको भी सही किया गया है, उसको भी फिनिश किया गया है। तो आपको याद रखना है वो पिछले साल हुआ था, तो कुछ मंथ का आगे पीछे करके आपसे अगर पूछ रहे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अप्रैल 2023 में अरुणाचल प्रदेश और असम का हुआ, उससे पहले हुआ था मेघालय और असम का। ठीक, अगला क्वेश्चन, हुरून ग्लोबल ने यूनिकॉर्न की लिस्ट जारी की है जिसमें ये बताया है कि किस देश में कितने यूनिकॉर्न बने हुए हैं। अगर बात करें भारत की तो भारत में इस समय पर यूनिकॉर्न की संख्या अगर देखी जाए तो 130 प्लस है, लेकिन जो 130 प्लस जो कंपनीज़ हैं उनमें 70 कंपनीज़ ऐसी हैं, 70 कंपनी ऐसी हैं 138 कंपनी है, 130 से ज़्यादा 170 कंपनीज़ ऐसी हैं जिनमें भारत के जो पर्सन है वो को फाउंडर के रूप में है। तो इसीलिए उनको ये इंडेक्स जारी हुई उसमें भारत की कंपनी नहीं माना गया और 68 कंपनियों को भारत की कंपनी माना गया जो कि यूनिकॉर्न है, इसीलिए भारत को 3rd रैंक प्राप्त हुई है। वैसे वो भी अगर इंक्लूड हो जाते तब भी भारत को 3rd रैंक ही प्राप्त होती। और अगर यहाँ पर देखें तो इस समय पर टॉप पोजीशन पर कौन है, तो टॉप पोजीशन पर यूएस है, 666 मतलब 666 कंपनियां इनकी यूनिकॉर्न है। भारत का जो एडटेक है बाइजू, वो टॉप अगर यूनिकॉर्न में बात करें वैल्यूएबल कंपनियों में तो टॉप 10 में आता है। और याद रखिएगा और भी इसमें स्विगी, ड्रीम 11 जैसी कंपनियां इन्वॉल्व है। अगर भारत की बात करें नंबर में तो 68 कंपनी ऐसी हैं जो यूनिकॉर्न है, यूएस की 666 है, चाइना की 316 सेकंड पोजीशन पर, यूके 4th पर और उसके बाद जर्मनी का नंबर आता है। ध्यान रखिएगा हुरून की ये इंडेक्स है किसकी, यूनिकॉर्न से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को करवाया गया भारत में। याद रखिएगा इसको 20 से लेकर 21 अप्रैल तक ऑर्गेनाइज कराया गया। ये पहली बुद्धिज्म समिट है जिसमें बुद्ध से रिलेटेड जो भी मतलब हमारे पास साक्ष्य हैं उनको स्टोर किया जा सके, उनके रिलीजन जो उनकी प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं उनको संरक्षित किया जा सके, जिससे कि बुद्ध जो फॉलो करने वाले लोग हैं और ये जो धर्म है इसका प्रचार प्रसार हो सके। याद रखिएगा नई दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन किया गया, पहली बुद्धिज्म जो समिट है उसका 20 अप्रैल को इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। 20 और 21 अप्रैल को इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसकी थीम की बात करें तो रेस्पॉन्सेस टू कंटेम्पररी चैलेंजेस
फिलॉसफी टू प्रेसिस, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। पहली है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें तो इसे 20 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक कराया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ऑलमोस्ट मैंने इसका सब कुछ आपको बता दिया है। अगर बुद्धिज़्म की भारत में बात करें तो भारत में साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ये रिलीजन काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। जो कि भारत की बात करें तो 2600 ईयर एगो से ये बुद्धिज़्म स्टार्ट हुआ था। लुम्बिनी जो कि 563 BC बुद्ध भगवान है, गौतम बुद्ध भगवान है, उनके द्वारा बुद्धिज़्म को स्टार्ट किया गया और ये शाक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन, केरला पहला स्टेट ऐसा बना है जिसने वाटर बजट को लॉन्च किया। देखिए भारत देश में बात करें तो वाटर कई जगह बहुत ज़्यादा है, केरल भी उनमें से है। यहाँ पर पानी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड और आपको जगह जगह हरियाली वगैरह आपको दिख जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एरियो में इनके यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए इन्होंने पानी की प्रॉब्लम देखते हुए वाटर बजट को लॉन्च कर दिया है। जिन इलाकों में पानी की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर पानी पहुँचाने की और पानी के ऊपर खर्च करने की बातें इनके द्वारा की गई हैं। लेकिन भारत के अन्य स्टेट में भी ऐसा हुआ है, लेकिन अभी तक वहाँ पर वाटर बजट से रिलेटेड कोई भी बजट लॉन्च नहीं किया गया। और केरल पहला स्टेट बना जिसने अपने यहाँ पर वाटर बजट नाम से वाटर बजट को लॉन्च किया, मतलब पैसा लोकेट किया है उन इलाके पर पानी पहुँचाने के लिए, जिससे कि गर्मियों में जो पानी की किल्लतें होती हैं वहाँ पर ना हो पाए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने टारगेट 94 ग्राम पंचायत का रखा है, साथ साथ 15 ब्लॉक पंचायत का रखा है, जिससे कि पानी की कमी जो हो रही है उन इलाकों में वो ना हो। यहाँ पर ये जो अनाउंसमेंट चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी के द्वारा की गई है। इसमें सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट और मैनेजमेंट एंड द स्टेट वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट काम मिलकर करने वाले हैं। आगे बात करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला स्टेट बना है जिसने वाटर बजट को अडॉप्ट किया है। केरल की बात करें तो कैपिटल इसकी त्रिवंतनापुरम है। हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ का ऑफिशियल बर्ड है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है। यहाँ की लॉन्गेस्ट लेक वेम्बनाड है, जो कि भारत की भी लॉन्गेस्ट लेक है। यहाँ के केरल की जो रिवर्स हैं उनकी बात करें तो पेरियार, पंबा, चलियार और चलाकुड़ी है। ध्यान रखिएगा, मे भी हो सकता है आपसे पूछ ले। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, एल मुरुगन पहले यूनियन मिनिस्टर जो कि विजिट कर चुके हैं किसी विलेज में, और पहले ऐसे यूनियन मिनिस्टर बने हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो एल मुरुगन की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री में। ध्यान रखिएगा, ये पहले सेंट्रल मिनिस्टर बने जिन्होंने भारत के किसी विलेज में विजिट किया है। विलेज कौन सा है? वांगखू विलेज है, ध्यान रखिएगा, जो कि भारत और म्यांमार के बीच में पड़ता है। नागालैंड के फेक डिस्ट्रिक्ट में ये अवेलेबल है। कहाँ पर? नागालैंड के फेक डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर को डेवलप किया जाएगा और इसी के इनॉग्रेशन के लिए इनके द्वारा, इसी के फाउंडेशन स्टोन के लिए इनके द्वारा वहाँ पे विजिट किया गया। ध्यान रखिएगा, यहाँ से बिजनेस की एक्टिविटीज़ को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो सके, साथ साथ जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी यहाँ से किया जा सके और कनेक्टिविटी भी म्यांमार और दूसरी कंट्रीज़ के बीच में यहाँ से हो सके, इसीलिए ऐसा किया गया है। ध्यान रखिएगा, नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के माध्यम से यहाँ पर एग्रीकल्चर को भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई है, जो डॉक्टर मुरुगन है उनके द्वारा। यहाँ पर अनाउंस किया गया है पैसा 14.99 लाख रुपए, जिससे कि ये जो सेंटर है इसको डेवलप किया जा सके और बाद में यहाँ से इंटरनेशनल बिजनेस किया जा सके, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस की जो एरिया है वो डेवलप हो सके। आगे बात करें तो यहाँ पर नागालैंड की हमने पहले भी क्वेश्चन में बात कर दी और यहाँ पर भी की है। नागालैंड को 1963 में फाउंड किया गया था। म्यांमार के साथ ये अपनी बाउंड्री को टच करता है। कोहिमा इसकी कैपिटल है, इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है। फेस्टिवल यहाँ का हॉर्नबिल फेस्टिवल है और मोत्सू मोंग फेस्टिवल है। नेशनल पार्क इटांकी नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुली बैज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी
और रंग पहर रिजर्व फॉरेस्ट यहाँ के रिजर्व फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। नेफ्यू रियो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं और ऑफिशियल बर्ड ब्लिथ ट्रैगोपन है और गायल यहाँ की ऑफिशियल एनिमल है। लेजिस्लेचर असेंबली यूनिकैमरल है जहाँ पर सिर्फ असेंबली है और असेंबली में 60 सीट्स, राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 1 सीट आती हैं और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी दीमापुर है। 16 यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देने की अनाउंसमेंट की गई है इस साल। ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल को सेरेमनी में इनको यह अवार्ड प्राप्त हुआ। याद रखिएगा इनके अलावा और भी लोगों को यह अवार्ड मिला, लेकिन लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड पहला अवार्ड किसको प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रखिएगा नरेंद्र मोदी जी को पहला अवार्ड प्राप्त हुआ था। लता दीनानाथ जो मंगेशकर अवार्ड है ये मंगेशकर फैमिली और ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ठीक, यहाँ पर और कौन कौन से पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इस बार ये अवार्ड प्राप्त होगा? तो पंकज उदास, ध्यान रखिएगा इनको, जो कि गज़ल सिंगर हैं, वेटरन गज़ल सिंगर हैं, इनको प्राप्त होगा। साथ साथ गौरी थिएटर के प्रशांत दामले, इनको भी अवार्ड प्राप्त होगा। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट को भी ये अवार्ड प्राप्त होगा। ग्रंथाली प्रकाशन को भी अवार्ड प्राप्त होगा। साथ साथ जो एक्टर डायरेक्टर हैं प्रसाद ओक और विद्या बालन, इनको भी ये अवार्ड मिलने वाला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, पीएम गति शक्ति को पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा पीएम गति शक्ति जिसको इनॉग्रेट इसलिए किया गया था जिससे कि जो बिजनेसेस हैं भारत देश के उनको एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सके। इसमें कोशिश ये की गई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमारा कनेक्टिविटी का है उसको बेहतर किया जा सके, चाहे वो रोड हो, रेलवे हो, पोर्ट हो, किसी भी माध्यम से कनेक्शन बेहतर हो। इसीलिए इसको लॉन्च किया गया और अब इसको पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस प्राप्त हुआ है। जो ये अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। यहाँ पर बात करें तो इसको 2021 में लॉन्च किया गया था 13 अक्टूबर को। जो पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव है इसके माध्यम से इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फोकस किया गया था और साथ साथ कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए फास्ट तरीके से कनेक्टिविटी को कोशिश की गई थी। इसके माध्यम से इकोनॉमिक जोन डेवलप किए गए जैसे कि टेक्सटाइल क्लस्टर्स, फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स, डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक पार्क, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिशिंग क्लस्टर, एग्री जोन और बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए जिससे कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 इंजन डेवलप किए गए पीएम गति शक्ति के माध्यम से। रेलवे, रोड, पोर्ट, वाटरवे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा। कनेक्टिविटी और जो हमारा बिजनेसेस है, हमारे भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का जो टारगेट है भारत सरकार का, उसको यहाँ पर पूरा करने की कोशिश की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत जिसने चाइना की पॉपुलेशन को पीछे छोड़ दिया है अकॉर्डिंग टू यूएन की जो एक रिपोर्ट है, पॉपुलेशन रिपोर्ट, उसके माध्यम से। अब ये ध्यान रखिएगा बहुत बड़ी बात है, भारत का जो सेंसस है जो 10 साल में होता है, आपको पता है 1882 से हमने रेगुलरली 10 साल, 1881 से हमने लगातार 10-10 साल के इंटरवल में हमने सेंसस कराया है भारत की जनगणना कराई है। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से डिले हो गया, जिसकी वजह से अभी डिले होता जा रहा है। लेकिन अलग अलग रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है और इतनी बढ़ रही है कि चाइना को पीछे कर दिया गया। चाइना को पॉपुलेशन में पीछे करने का मेन कारण यही नहीं है कि भारत की पॉपुलेशन बड़ी हो, कारण ये भी है कि चाइना की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन करी है। ध्यान रखिएगा भारत की जो पॉपुलेशन है अब अकॉर्डिंग टू यूएन की रिपोर्ट, इसमें बताया गया कि भारत की 142.86 करोड़ हो चुकी है, बल्कि चाइना की पॉपुलेशन 142.57 करोड़ हुई है। मतलब लगभग 30 करोड़ का आप कह सकते हैं, 30 लाख का, माफ़ करना, लगभग 30 लाख का यहाँ पर डिफरेंस देखा गया है भारत और चाइना की पॉपुलेशन में। लेकिन अगर बात की जाए कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो इस समय पर कैसी है, तो लगभग 65% ज़्यादा, मतलब 68% के आसपास
15 से 64 ईयर तक के लोग भारत में निवास करते हैं। मतलब कि अभी प्रोडक्टिव एज अभी भारत के पास बहुत ज़्यादा है। अगर भारत इसका यूज़ करे तो इन फ्यूचर में ज़रूर बेहतर हो सकता है। और जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जारी की गई है। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पर यह भी बताया गया है इस रिपोर्ट में, केरल और पंजाब जो कि लार्ज एल्डरली, मतलब यहाँ पर ज़्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं, और बिहार और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन पाई जाती है। ये जो सर्वे हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ एज्यूम से हुआ है, इसमें छोटा छोटा डेटा लेकर इस सर्वे को कर दिया गया। लेकिन जब भारत का जो सेंसस है वो आएगा, भारत की जो जनगणना की रिपोर्ट है वो आएगी, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा कि भारत की पॉपुलेशन अब रियल में कितनी पहुंच चुकी है। लेकिन इसका काम अभी रुका हुआ है। अगर अभी भी शुरू होगा तो लगभग 2 से 2.5 साल ज़रूर लग जाएंगे भारत की जनगणना कंप्लीट होने में। यहाँ पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बात करें तो इसको 1967 में फाउंड किया गया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक सब्सिडरी ऑर्गन है। इसकी बात करें तो ऑफिशियली इसका नाम यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड 1987 में रखा गया था, और इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। उसी के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि भारत की 142.86 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है, और चाइना की 30 लाख कम पॉपुलेशन भारत के कंपेयर में है, और भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हरमनप्रीत कौर ये भारतीय क्रिकेट टीम को, महिलाओं की भारतीय क्रिकेट टीम को लीड कर रही हैं T20 और वनडे में, और अब ये कैप्टन है। इनको चूज़ किया गया है विजडन क्रिकेटर्स अलमनाक में, जो कि क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के माध्यम से हम जानते हैं। टॉप 5 प्लेयर्स को चूज़ किया गया जिसमें हरमनप्रीत कौर भी हैं। भारत के जो मेंस क्रिकेटर हैं सूर्य कुमार यादव, इनको T20 फॉर्मेट में बेस्ट प्लेयर चुना गया इस साल, जो पिछला साल हुआ था उसके लिए दिया जाता है, और अब हरमनप्रीत कौर के चुने जाने की संभावना है। इनको सिर्फ नॉमिनेट किया गया है, टॉप 5 में जगह मिली है, और ये ऐसी पोजीशन पाने वाली पहली भारतीय वुमेन प्लेयर बन चुकी हैं। इनके अलावा अन्य 4 कौन हैं तो 2 न्यूजीलैंड के हैं, 2 इंग्लैंड के हैं। ध्यान रखिएगा, टॉम ब्लंडेल जो कि न्यूजीलैंड, बेन फॉयकेन ये भी इंग्लैंड के, डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड के, और मैथ्यू पोर्ट, इन 5 लोगों को बेस्ट प्लेयर के लिए 2022 के लिए चुना गया, जो कि अब अवार्ड मिलता है। तो हरमनप्रीत कौर पहली ऐसी भारतीय वुमेन बन जाएंगी जिनको जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर, या फिर कह सकते हैं विजडन क्रिकेटर्स अलमनाक चूज़ किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, केनिया के द्वारा पहली ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट लॉन्च की गई। नाम बहुत ज़रूरी है, ताइफा 1 इसका नाम रखा गया है। क्या? ताइफा 1। पहले इसको 11 से 12 अप्रैल को लॉन्च किया जाना था, लेकिन बाद में इसको 15 अप्रैल को लॉन्च किया गया, 15 अप्रैल को इसे लॉन्च किया गया ताइफा 1 को, जो केनिया की पहली ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट है। इसको इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया। कैलिफोर्निया में एक वेंडनबर्ग बेस है, वहाँ से। ध्यान रखिएगा, इसमें 50 पेलोड लेकर जाया गया, और ध्यान रखिएगा इसमें टर्की के भी जो पेलोड है, या कह सकते हैं छोटे सैटेलाइट्स हैं, वो अवेलेबल थे। ठीक, केनिया की पहली ऑपरेशनल सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट, ताइफा 1 इसका नाम। केनिया की बात करें तो कैपिटल नैरोबी है, करेंसी केनिया शिलिंग है, प्रेसिडेंट यहाँ के विलियम रूटो है। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 को नोटिफाई किया है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि इनके केंद्र सरकार के कहने के मुताबिक ये इसलिए लॉन्च किया गया, इसलिए लाया गया, इसलिए नोटिफाई किया गया, क्योंकि भारत में जो सोशल सौहार्द है उसको बनाया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक फैमिली है, उसके पास अगर बच्चा है, और वो बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, और बाहर जाता है और वो खेलता है, गली में बहुत सारे डॉग वगैरह, कुत्ते वगैरह जानवर घूम रहे हैं,
वो उसको काट लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, उसके जो पेरेंट्स हैं, उस बच्चे के पेरेंट, वो उस कुत्ते को मारेंगे। अगर मारेंगे तो कम से कम मारेंगे, हो सकता है लग भी जाए उसके। तो जो डॉग लवर या डॉग को प्यार करने वाले जो आसपास के लोग होंगे, वो उसका विरोध कर सकते हैं और करते भी हैं। अगर ऐसा होता है तो दोनों जो पर्सन है, उस बच्चे के पेरेंट और वो जो डॉग लवर या कोई भी, तो इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से आगे बड़े बड़े रूप ले लेते हैं और कभी कभी काफ़ी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। तो ये डॉग और नंबर ऑफ जो इनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, अनकंट्रोल इनका बर्थ होता है, उसको कंट्रोल करने की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर नंबर्स को काउंट किया जाए, अगर नंबर्स ज़्यादा होते हैं तो अलग अलग जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनकी मदद लेने के साथ इनको स्टराइल बना दिया जाए, मतलब बच्चा ना करने योग्य बना दिया जाए, जिससे कि बच्चे को जन्म ना दे पाए। जो भी एनिमल है वो अपने बच्चे को जन्म ना दे पाए, जिससे कि इनके संख्या अनकंट्रोल्ड ना बढ़ जाए और जिससे कि सोशली सौहार्द भी बना रहे, सोशली मतलब एक दूसरे में डिस्प्यूट पैदा ना हो, इन सब की वजह से। इसीलिए भारत सरकार ने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 लेकर आई है, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और पीपल फॉर एलिमिनेशन ऑफ स्ट्रे ट्रबल के माध्यम से जो बर्थ कंट्रोल है अनकंट्रोल्ड एनिमल का, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, बोरिया मजूमदार, इनके द्वारा सचिन तेंदुलकर के ऊपर एक बुक लिखी गई। बुक है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो। ध्यान रखिएगा, बोरिया मजूमदार के द्वारा ये बुक लिखी गई और जो ये बुक का कवर है ये गुलजार के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसके ऊपर जो भी नोट है वो लिखा गया है। आगे बात करें तो यहाँ पर और भी दूसरी बुकें 2023 की लॉन्च हुई हैं, जैसे अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी की एक बुक है बासु चैटर्जी या एंड अ मिडल ऑफ द रोड सिनेमा, इसको लॉन्च किया गया। पीयूष बबेले के द्वारा गांधी पॉलिटिक्स एंड सेक्स को लॉन्च किया गया। अ मैटर ऑफ द हर्ट एजुकेशन इन इंडिया अनुराग बहर के द्वारा लॉन्च किया गया। रचना बिष्ट यादव के द्वारा विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म को लॉन्च किया गया और डॉक्टर करण सिंह एक्स MP रहे हैं ये, इनके द्वारा मुंडकपनिषद द गेटवे ऑफ इटर्निटी को लॉन्च किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड अर्थ डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आंसर 22 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे मनाने का जो थीम है या मनाने का जो पर्पज़ है वो क्या है? जो भी अर्थ में दिक्कतें पैदा हो रही है, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए पॉपुलेशन में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अर्थ की इम्पोर्टेंस बताने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है। इसको 1970 से ऑब्जर्व किया जा रहा है, 22 अप्रैल 1970 से। यहाँ पर बात करें तो 193 कंट्रीज़ ये जो डे है इसको ऑब्जर्व करती हैं। इसकी थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट रखी गई है। क्या? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सिविल सर्विस डे हम 21 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसको कब से मनाना शुरू किया गया? तो 2006 से मनाना शुरू किया गया था। इसमें जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको उनके जो काम है उनको बताने के लिए कि आपका काम क्या है, प्लस आपके जो अचीवमेंट्स आपने भारत सरकार के लिए किए हैं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, प्लस उनकी जो भी डेडिकेशन है जनता के लिए उसको उजागर करने के लिए इसे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसकी इस बार की थीम विकसित भारत एम्ड एट एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइलस्टोन रखी गई है। आगे बात करें तो यहाँ पर नेशनल सिविल सर्विस डे हम 21 अप्रैल को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड हेरिटेज डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 18 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर मैन्यूमेंट एंड साइट भी इसको कहा जाता है। इसमें जो कल्चरल हेरिटेज है उसकी अवेयरनेस, उसकी इम्पोर्टेंस की अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है कि क्यों वो हमारे लिए ज़रूरी है और हमारे जो फ्यूचर में आने वाले बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरी है, इसलिए हमें इसे कंजर्व करके रखना चाहिए। इसीलिए वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व
होता है। इस बार की इसकी थीम हेरिटेज ऑफ चेंज रखी गई है और इसको पहली बार 18 अप्रैल को 1982 में यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। आगे बात करें तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।